आज के हमारे मुख्य अतिथि है। आगे भी आप जुड़े रहिए भैया जी सभी। ये हम पहले तो योग शिक्षक योग क्लास लेते हैं, फिर हम आहार पर चर्चा होती है क्लास में। क्योंकि हम आहार योग तो करते हैं, मगर योगा से ही हम सुदृढ़ नहीं बन सकते। तो उसके लिए हमें आहार की जरूरत है। तो हमारा आहार कैसे होना चाहिए? तो अगर हम आहार जैविक, सात्विक और अच्छे से लेंगे तो ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हम अभी आहार पर चर्चा करेंगे। और ये आहार हमें कहाँ से आता है? तो ये आहार हमारे पास किसान से। अगर किसान जैविक ही उपज अनाज तैयार करेंगे तो ही हमें आहार मिलेगा। इसीलिए आप जैविक ही भोजन करिए, भोजन आहार लीजिए। तो चलिए हम आगे आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी बहन उनको आमंत्रित करते हैं। वो एक बहुत ही सुंदर प्रयास कर रही है जैविक खेती की तरफ। क्योंकि वो एक स्टूडेंट भी है और एक किसान भी बन रही है अच्छी। तो उनको सादर आमंत्रित करते हैं। बहन राजश्री कुशवाहा जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से। जी राजश्री जी, आवाज आ रही है? सबको ओम सबको जी कोटि ओम। कोटि प्रणाम। बहुत बहुत मैं अभिनंदन राजश्री राजश्री कुशवाहा आपका। जबल मैं राजश्री कुशवाहा जबलपुर एमपी से हूँ। मैं भी जैविक खेती कर रही हूँ। तो जो मैं वहां पर इटारसी गई थी, तो मैंने वहां पर जो वहां का विजिट किया था, मुझे वहां पर बहुत अच्छा लगा था। जो जो फर्स्ट विजिट मैंने जो वहां पर गए थे, ओम सबको आवाज मेरी पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है राजश्री। ये थोड़ा तेज बोलिए, तेज। हाँ बोलिए बोलिए। जो पहले जैसे मैंने जो शरद वर्मा जी क्या का किया था, जो वहां पर वो सैलेड्स बनाते हैं, वो वो छोटी मशीनों से जो मतलब वो जो हमारे यहाँ पर जो मशीन है चारा काटने की, हम लोग लगता है कि शायद हम लोग उससे बना सकते, जो कम जो एक दो गाय पालते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर दो तीन गाय ही पालते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हम लोग वो वाला सैलेड से हम लोग घर पे बनाएंगे। ज्यादा है कि हम लोग उसमें ज्यादा चीजें ऐड नहीं कर सकते, लेकिन घर के लिए हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वैसा करेंगे, जो अपनी गायों के लिए करेंगे। और जो मैंने वहां पर गोबर और गमले बनाने की मशीन देखी थी, तो वहां पर जो यहाँ पर होता है कि जो वेजिटेबल्स रहती है, जो जैसे कि उनका अगर नर्सरी तैयार किया जाए उसमें, तो जो 15 दिन उसके बीज उगने में लगता है, जो तो उतने में जो उस गमले में अगर बीज लगाते हैं तो जल्दी वो हो जाता है। पेड़ में उसके 15 दिन पहले ही सब्जी निकलने लगता है उसका। मैंने वो भी यहाँ पर देखा है। ये उन्होंने गमला बनाने की मशीन दिखाई, सैलेड बनाने की। हमारे यहाँ हम लोग कम कॉस्ट में उसको कर सकते हैं। और जो राम कृष्ण रघुवंशी जी के यहाँ पे हम लोग गए थे, मैंने वहां पर उनकी गौशाला देखी। और वहां पर उन्होंने जो बीज के लिए जो बताया था कि हम लोग ये वाला सीड बनाते हैं और उसकी कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, दाल का प्रोसेसिंग देखा है। और जो गांव में होता है, तो हमारे यहाँ पर ज्यादातर चक्कियां चलती हैं, जो हाथ वाली जो दाल बनाने के लिए चलती है। और आजकल तो मशीन लाइट वाली चक्कियां भी यहाँ पर चलने लगी हैं। तो दोस्तों, प्रोसेसिंग अगर जो बड़े लेवल पे करना है तो बड़ी मशीनें इंसान के लिए सही रहती है। छोटे लेवल के लिए छोटी मशीनें सही सही है। हमारे यहाँ तो छोटी मशीनों का यूज ज्यादातर होता है। और जो वहां पर हमने जो वहां का खाना खाया, वो भी बहुत अच्छा था, जो ऑर्गेनिक। मेरे यहाँ का जो सब्जियों का वो बनता है, वो भी बहुत अच्छा खाना होता है, जो ऑर्गेनिक का होता है। लेकिन अभी अनाज मैंने ऑर्गेनिक पर नहीं उगाया है, लेकिन वेजिटेबल्स ही बस ऑर्गेनिक पर उगाई हैं। और वहां से हम लोग गेहूं का बीज, चने का बीज, बहुत सारे बीज वहां से खरीद कर लेकर आए, जो
जो वहाँ पर उनके थे वो बीज भी लेकर। जो वहाँ का मैंने वो प्लेटफॉर्म देखा रामकृष्ण रघुवंशी जी का, जो वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन है, जो बता रहे थे कि जो टैंकर थे उसमें जो 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 वो न्यूट्रिशन बनाते हैं और जो केंचुओं का वो इकट्ठा करते हैं, तो मैंने वो सारी प्रोसेसिंग देखी, वो भी बहुत अच्छी थी। वो भी मैं अपने यहाँ पर शायद लगाऊंगी। वैसा सेटअप बनाने का मेरा प्लान है कि मैं वैसा सेटअप बनाऊंगी यहाँ पर भी, क्योंकि उनका वो 100 एकड़ में करते हैं, लेकिन मैं कम कॉस्ट मतलब कम जमीन पर करूंगी, ज्यादा से ज्यादा 2-3 एकड़ या 5 एकड़ तक, लेकिन वैसा वैल्यूएशन बनाऊंगी। और जो वहां पर उन्होंने केले की खेती की है, बिही की खेती की है, वो भी वहां पर बहुत अच्छा लगा। मधुमक्खी पालन किया था जो उन्होंने, और सबसे बड़ी बात मुझे वहां बहुत अच्छा लगा कि मुझे सारे लोगों का नॉलेज मिला जो वहां पर थे। मुझे सारे लोगों का एक्सपीरियंस सबने बताया, सबने क्या क्या किया, सारा चीज मुझे एक नॉलेज की तरह से हर चीज मिला वहां पर। तो मैंने जो वहां पर उनका मछली पालन था, तो मछली पालन हमारे यहाँ तो शायद हो सकता है, 3 तलंगे है हमारे, 3 तलंगे यहाँ पर, मतलब शायद चारों एरिया में तालाब रहता है, जो वहां पर पानी तो गर्मी तक रहता है, गर्मी के बाद वहां पर खत्म हो जाता है पानी। और जो मैंने वहां पर और जो वहां पर सविता जी आए थे ना, उनका नॉलेज और उनका एक्सपीरियंस भी देखा। उन्होंने मुझे हर बात बताई कि खेती में कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। उन्होंने मैंने बहुत एक्सपीरियंस भी मिला। और वो जो मैंने इतनी मतलब इतनी पब्लिक में इतने लोगों के बीच बहुत कम गई हूँ, और मैंने बहुत कम वो देखा है जितने अच्छी नॉलेज, मैंने खेती खुद की, खुद से एक्सपीरियंस लिया और खुद से सुझाव देते। मैं आज पहली बार देखा कि इतना अच्छे से इंसान नॉलेज भी रहता है। मेरा इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है खेती में, मेरे दादाजी करते थे तो उन्हीं का नॉलेज था, और वो भी मेरे साथ खेती करते हैं और मैं भी करती हूँ खेती। और जो और उसके बाद वहां पर मैंने एक लौकी देखी थी, जो लौकी बहुत अच्छी थी, लंबी उसका वहां पर जहाँ पर थी नर्मदापुरम में आए थे, तो वहां पर मैंने जो तो वो वाला मुझे लौकी का सीड अच्छा था। केले भी वहां पर, केले की खेती भी मैंने बहुत अच्छी देखी, और जहाँ पर उन लोग का नर्सरी है वो भी बहुत अच्छा देखा था। मतलब जहाँ अगर मैंने वहां पर गई हूँ तो मुझे बहुत सारा नॉलेज मिला कि मैं अपनी खेती में कुछ नया ऐड कैसे कर सकती हूँ और कुछ इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकती हूँ। मुझे वहां पर यही सब नॉलेज मिला। बट मैंने बहुत छोटे से ही खेती देखी है, और मेरा था कि मैं खेती में ही कुछ आगे करूंगी। लेकिन उसके बाद मैं पढ़ाई करने के लिए घर से चली गई, तो मुझे लगा था कि मैं शायद जॉब ही करूंगी। लेकिन फिर वापस आई कोरोना में, तो मैंने देखा कि खेती करना सही रहेगा, क्योंकि खेती इंसान जॉब तो कर सकता है, लेकिन जॉब भी जरूरी है सबकी, किसी किसी क्षेत्र में जिसको जो इंटरेस्ट रहता है उसके हिसाब से जॉब भी जरूरी है। और किसी चीज इंसान को किसी चीज में और इंटरेस्ट रहता है, उसको जो उस चीज में इंटरेस्ट रहता है वो उस चीज में आगे बढ़ता है। मैंने रामकृष्ण रघुवंशी जी की एक बात सुनी है कि इंसान को जुनून होना चाहिए करने के लिए, कुछ भी काम होगा जुनून होगा तो वो हर काम कर सकता है। और जैसे शरद वर्मा जी के यहाँ मैंने कंचन जी को देखा, वो भी ऑर्गेनिक खेती में महिलाओं को कितना सारा काम दे रही है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास अगर 5 लोग 10 लोग नहीं तो 5 लोग तो मेरे यहाँ भी काम दे सकूं मैं उनको। हमारे यहाँ गाँव में ही बहुत सारे लोग काम के लिए, मैंने सोचा कि 5 लोगों को तो मैं काम दे सकूं, इतना तो खेती में करूँ मैं। अब वो 70 साल की दादी के लिए काम दे सकते हैं, तो मैं तो कुछ लोगों के लिए मैं भी काम दे सकूं, मैं ये करने का प्रयत्न कर रही हूँ। अभी मेरे यहाँ मेरे खेत में अभी, वैसे तो घर का काम जो मेरी खेती का रहता है नॉर्मली मैं खुद ही कर लेती हूँ। जैसे खेत में अभी ज्यादा वो नहीं रहता तो नॉर्मली मैं ही कर लेती हूँ। तो अभी मेरे खेत में गिलकी लगा है और लौकी लगा है, तो अभी ऑर्गेनिक में मैं अभी वही निकाल रही हूँ। तो धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया आपने। और आप एक प्रेरणा स्रोत होंगी बहनों के लिए। ईश्वर आपको और इसमें
आगे बढ़ाएं। आप अपना नंबर दीजिएगा। 830 जी। 55544 फाइव फाइव डबल डबल फाइव 5544 जी 757 757 जी 8305554 757 राजश्री कुशवाहा, जबलपुर। जी धन्यवाद। और फिर जो जो उपले रहते हैं उनका आटा निकाल के जो दही का 15 राजश्री, आपकी आवाज कट रही है थोड़ी, थोड़ा इधर उधर हो जाइए। जो हमारे अब आ रही है आवाज? हाँ हेलो। जी, अब आवाज रही है। ओके। जो मैंने जो प्रयोग किया था तो उसमें मैंने दोनों को 15 दिन उपलों को 200 लीटर पानी में उसमें 15 उपले को डुबाया था। और जो दही छाछ था उसमें तांबे का बर्तन उसको भी 15 दिन के लिए डाला था। तो मैंने आधा लीटर वो 200 लीटर पानी में जो मैंने उपले डाले थे तो मैंने वो 25 लीटर का जो स्प्रे पंप होता है तो मैंने वो 25 लीटर ही उसमें लिया था। और जो 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 दही का वो जो तांबे का बर्तन में जो मैंने डाला था वो आधा लीटर लिया था। तो उसमें जो मैंने इल्लियों का प्रकोप और वो जो फ्रूटिंग रहती है वो एक ही बार में मैंने देखा था कि 10 से 15 दिन में फ्रूटिंग और इल्लियों का प्रकोप दोनों एक साथ खत्म हो गया था। जो मेरा पहला ट्रायल था जो मैंने किया था। और अभी मेरा नेक्स्ट ट्रायल चल रहा है तो मैंने तांबे का बर्तन और उसमें उसको जो जो बताया था ना कि मैंने हाँ जो वैभव जी ने बताया था जो बाजरा रहता है उसको आटा को पीस के पानी में मिला के गोबर में गड़ा देने से 2-3 दिन तो मेरा 15 दिन गड़ा हो गया। तो मैंने उसमें एक चीज और ऐड किया है वो तांबे का बर्तन उसमें डाल दिया और उसको गोबर के नीचे ढक दिया है। अब मैं तो दूसरा ट्रायल कर रही हूँ उसमें देखती हूँ क्या रिजल्ट आ रहा है। अभी मेरे खेत में वो जो रहता है घमर्रा बोलते हैं हमारे यहाँ जो पत्तियों को ऊपर से खाता है उसके ऊपर मैं ट्राई करने वाली हूँ। अगर सदन में किसी को मेरे से क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। ओम जी आवाज आ रहा है? जी हाँ जी आ राजश्री, रही है आवाज आ बहन रही जी है। आपकी है। जी बहन जी, आपकी आवाज आ रही है। और जैसे कि आपने बताया है कि आप जो रस चूसक कीट होते हैं जिसमें माइनर और वाइट थीव्स भी लग जाती है जिसके कारण भी पत्ते कर्ल हो जाते हैं और ऊपर से फिर इसमें स्टेम बोरर भी 3-4 ट्रीटमेंट जो है एक साथ एक ही चीज से कंट्रोल हो जाते हैं। जैसे राजश्री बहन जी ने बताया कि वो कीट के लिए ऊपर अभी काम करने वाली हैं तो मैं शरद भैया भी सदन में है। शरद भैया ने बहुत अच्छा एक प्रकाश प्रपंच बनाया था जो कि हमने डीआईजी साहब के यहाँ उपयोग किया है तो उसका रिजल्ट अद्भुत है। तो आप जो ट्रीटमेंट के लिए ना प्रकाश प्रपंच और बनाएं, प्रकाश प्रपंच बना के लगा देंगे तो सारे कीट उसी में इकट्ठे हो जाएंगे। जी ओम। ओम जी। प्रकाश प्रपंच यानी हमें मालूम नहीं है। आपने ओम ओम जी, राजश्री जी, आपने बल्लर के पेड़ में जो देखा था एक बल्ब लगा है और उसके नीचे एक वो थी, वो ही है प्रकाश प्रपंच। जी मैंने वहां पर देखा था मैं उसकी फोटो और वीडियो दोनों बना के लेकर आई हूँ। मैं वो भी यहाँ पे लगाने वाली हूँ हाँ, क्योंकि उससे आपका कीट प्रबंधन बहुत अच्छे से होगा और आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। खाली एक बल्ब लगाना है और उसके नीचे एक रिंग बना के वो शरद भैया आपको वीडियो भेज देंगे वहां से बना के। बहुत सरल है, 2 रिंग बनानी तो सारे कीड़े वो प्रकाश से अट्रैक्ट होकर उस पन्नी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं।
डबल फ्लाइट नहीं ले पाते हैं, तो बहुत सस्ता और सुंदर 50 रुपए की लागत में तैयार हो जाएगा और उससे कीट प्रबंधन आप अच्छे से कर पाएंगे। रामकृष्ण रघुवंशी जी, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं? हाँ जी जी बिल्कुल पूछ सकती है। जो जो आपने वहां पर एक बार आपने बताया था कि जो उसके लिए जो आप गोभी का खेती करते हैं, तो आपने बताया था कि जो वो रहता है, मूंग उड़द का जो भूसा रहता है वो खेत में डाल देते हैं, तो उसका अच्छा एक ही साल, मतलब जो इस साल डालते हैं तो उसके नेक्स्ट ईयर उसको लगाना होता है गोभी को। जी हाँ, जैसे अभी आपका जो मूंग का फसल अवशेष निकलेगा, उड़द का फसल अवशेष निकलेगा, तो उसकी लेयरिंग कर दीजिए चौकोर। जैसे आपने रेलवे किनारे ये जो पत्थर होते हैं 20 mm की गिट्टी जो होती है, उसका एक चौकोर बेड बना हुआ देखा होगा, उसमें काउंटिंग होती है। तो इसी तरीके से आपको एक चौकोर बेड बनाना है। सबसे नीचे लेयर गाय की लेंगे फसल अवशेष की, फिर इसके ऊपर आपके खेत की ही सॉइल, टॉप सॉइल ऊपर वाली एक परत उसकी हल्की हल्की डाल दें, फिर दूसरी परत वही आप फसल अवशेष की लगा दें, फिर तीसरी परत मिट्टी की डाल दें उसमें आपके उसी खेत की, और इस तरीके से आप उसका एक बेड बना देंगे। 2 ढाई 3 फीट हाइट, 4 फीट हाइट तक ले जा सकते हैं। वो अपने आप वो मिट्टी के सहारे, आपको कुछ भी एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, वो सब डिकम्पोज हो जाएगा। और इसके बाद जब इसमें गोभी लगाते हैं तो उसका 4-5 गुना साइज बड़ा आता है नॉर्मल साइज से। तो वो अद्भुत रिजल्ट है और स्वस्थ आती है, उसमें कोई बीमारी नहीं आती है। जी ओम। जी जी, ऐसे आपने वेजिटेबल्स में ऐसे कौन कौन से ट्रायल किए, तो मुझे उसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपसे? जी जी बिल्कुल मिल सकती है। और सदैव इसमें ग्रुप में मेरा नंबर अवेलेबल है। जो भी आपको मदद की आवश्यकता होगी तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको, आपने शायद ले गए हो, नहीं ले गए हो तो आप मुझसे प्राप्त कर लीजिएगा। मैं चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। जी। 9977 ट्रिपल डबल। थ्री, हाँ 9977 जी 333 जी 197। जी इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके जो भी आपकी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप बात कर सकती हैं एनी टाइम। जी, धन्यवाद। जी ओम। आप कहाँ से आदरणीय हैं? रघुवंशी जी, आदरणीय रघुवंशी जी, विजय शंकर जी पूछ रहे हैं आप कहाँ से हैं, जवाब दीजिए। जी जी गुरुदेव, मैं नर्मदापुरम, तहसील सिवनी मालवा, SEONI सिवनी मालवा, पोस्ट बिसोनी कला, उसको सब दे दिया भाई। मध्य जी। प्रदेश। पिन नंबर है हमारे यहाँ का 462223, 461223, 461223। जिला पर कौन सा पड़ेगा? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम। जी। अच्छा अच्छा, नर्मदा नदी के तट पर है क्या? अरे जी, बस वो मैं माँ के गोद में हमें ऐसा आशीर्वाद मिला है कि माँ के दिन भर में अभी कभी 2 बार दर्शन हो जाते हैं, कभी 1 बार हो जाते हैं। मतलब माँ के हमेशा संपर्क में रहते हैं। अरे वाह, जबलपुर से कितनी दूरी पर है नर्मदापुरम? 273। अरे वाह, आगे तक, आगे की तरफ। हाँ, इधर आप नीचे जाएंगे ओमकारेश्वर हाँ, की तरफ। अच्छा अच्छा। माननीय रघुवंशी जी आप। धन्यवाद। आगे माननीय आपकी आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही है थोड़ा सा। सॉरी, आदरणीय बाबल जाट जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ ओम सर, सभी को ओम। और कीट प्रबंधन का जो चर्चा चल रही थी उसके अंदर मैं एक चीज और ऐड करना चाहता था। कीट प्रबंधन का ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है हमारे को। अभी जैसे अमावस्या और पूर्णिमा 2 टाइम ऐसे आते हैं जिसमें कीट पतंगा ज्यादा अपना प्रजनन करता है। तो अगर उस टाइम पे अगर हम ध्यान कर लेते हैं, स्प्रे डाल देते हैं, तो उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। कीट पतंगा हो या ना हो,
तो उस टाइम पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान करके अगर उस चीज को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे को खेत में कीट पतंगे बहुत ही कम परेशान करेंगे। दूसरा, अगर छोटे कीट पतंगे हैं जैसे तेला चेपा हो गया या दूसरी थोड़ी बहुत छोटी चीजें होगी, उसके लिए आप खाली मिट्टी का भी स्प्रे करेंगे ना, 30 से 35 किलो मिट्टी 3 फीट नीचे की मिट्टी सूखी होनी चाहिए, पानी के अंदर भिगो लेनी। ये सीवीआर पेटेंट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे सर। अगर उसके अंदर हम तेल ऐड कर देते हैं, तेल कोई भी खाने वाला या अरंडी तेल, अरंडी ऑयल के तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। नहीं तो अगर अपने पास खाने वाला तेल जो भी है, सरसों का है, तिल का है, मूंगफली का है, तो 10 किलो मिट्टी 3 फीट नीचे की मिट्टी को सुखा लेना है और उसके अंदर फिर वो तेल को अच्छे से मिला के और 200 लीटर पानी में डाल के डंडे से हिला के छोड़ देना है। 10 मिनट बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ऊपर ऊपर का पानी ले लेना है। कोई भी प्रभावशाली कीट हो सभी खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओम सर। वाह, धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जैसे बावला जी ने अभी बहुत बहुत सुंदर सुंदर जानकारी जानकारी दी। दी कि वो अमावस्या और पूर्णिमा का जो बताया है कि जैसे महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है, ऐसा इनका प्रजनन का पीरियड रहता है 14 की रात, और अमावस्या को ये अंडे देती है। तो जैसे बावला जी ने बताया उसी हिसाब से आप मेंटेन करेंगे, कुछ भी नहीं करें, आप कुछ ना करें। मैंने ये एक्सपीरियंस करके देखा, खाली पानी का स्प्रे भी कर देते हैं तो वो उसके अंडे पत्तों पे से धुल जाते हैं और उसका भी रिजल्ट आ जाता है। तो जो जो तिथि पकड़ के ट्रीटमेंट बताया है उसका भी अगर आप विशेष ध्यान रखेंगे, अमावस्या के पहले जो 14 की रात आती है, अगर 14 के दिन भी आप डाल देते हैं, आप ये 3 दिन होते हैं और पूर्णिमा तक भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना लेट होंगे फिर उस रिजल्ट में उतना वेरिएशन आता जाएगा। तो आप इस तरीके से केवल पानी का स्प्रे भी करते हैं तो वो भी अच्छे से काम करता है। जी ओम। और मिट्टी में तेल मिलाने से जो है उस पौधों पर चिपक जाता होगा बढ़िया से। सर, इसका कारण ये देखा है कि कीट पतंग को पाचन क्रिया नहीं होती, वो डायरेक्टली खाता है, डायरेक्टली पीछे से निकल जाता है। जैसे हमारे अंदर तो पाचन क्रिया है, तो उसको जो ना आंत में वो चीज रुक जाती है, चिकनाहट जो है ना उसको अच्छे पसंद नहीं आता, ये दोनों वो अच्छा। ये कारण होता है। जी जी। और ये रस चूसक कीड़े के लिए क्या है सर? जो रस चूसक कीड़े आते हैं चूसने वाले। सेम है सर, सेम है, खाली मिट्टी का स्प्रे दे दिया तो भी चलेगा के लिए, जी, कोई भी दिक्कत नहीं। वो सब सॉइल का स्प्रे का बोल रहे हैं, मतलब नीचे की ऊपर की टॉप सॉइल हटा के नीचे की सॉइल को सुखा लीजिए, बारीक कर लीजिए इसको, और पानी में जैसे उन्होंने बताया घोल के, और आप ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, तो आप खाली मिट्टी का स्प्रे कर दें तब भी खत्म हो जाते हैं। जी और टॉप सॉइल अगर अपन लेनी है तो टॉप सॉइल उसी चीज के लिए अंदर लेनी है, जैसे अपने पास गेहूं है, सरसों है, या अरहर है, मकई है, इन चीजों को अंदर लेनी है। जी। दूसरी जो सब्जी की फसलें हैं उनमें नहीं लेना, क्योंकि वो टॉप सॉइल जो है वो ज्यादा ग्रोथ करवाएगी, फिर उसके ऊपर एकदम से प्रभावशाली ढंग से कीट पतंगे आ सकते हैं, उस टाइम हम ध्यान नहीं करेंगे। तो ये टॉप सॉइल जो है, तो सब्जियों में क्या करना है? हाँ सर, सब्जियों में काय का स्प्रे करेंगे? सब्जियों टॉप में सॉइल को हटा के सब सॉइल का लेनी है सर। 3 फीट नीचे की मिट्टी, 3 फीट से नीचे गहराई तक 100 फीट तक जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो मिट्टी ले लेनी है। और इसके साथ साथ आप जब भी मिट्टी वाला स्प्रे करो तो उसमें जो है वो 2 किलो राख लकड़ी की वो भी ले सकते हैं अपन। जी जी। और कोई भी नुकसान नहीं है। जी। और किसी किसान भाई का कोई सवाल हो? सदन में बहुत अच्छा संवाद चल रहा है, किसानों की समस्याओं का समाधान, रस चूसक कीट पतंग, और किसान का कोई सवाल हो तो अभी कर सकते हैं। चलिए, सदन की कार्य तो नमस्कार, जी। सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम।
आज गुड़ी पड़वा जो है दीपावली के को सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। मेरा सुझाव यह था जाट बावला जी से कि फसल बोने के बाद में रोग तो आता है और उसका निदान भी सब लोग हम बताते हैं, पर मेरा सुझाव एक ये था कि फसल कौन सी फसल लगाएं हम और उस फसल में किसी प्रकार का रोग ही ना आए उसकी पूर्ण आयु तक। ऐसा कौन सा उपाय है वो आप थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं क्या? ओम सर, आप मल्टी क्रॉपिंग का काम करिए, जैसे अपने बुजुर्ग किया करते थे। जी। एक खेत में 5, 4, 6, 3 ऐसी प्रकार की फसलें लगाते थे, लेकिन हम 6 फसलिए लगाना बंद कर दिया है। उसका मेन मौजू यही हो गया कि एक ही फसल लगाते हैं, वो आपस में दूसरा कन्वर्ट नहीं कर पाता। अभी जैसे एक छोटा उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, मेरे यहाँ नहीं, आपके यहाँ भी ऐसा ही था। अपने बुजुर्ग जो है घर पे भेड़ भी रखते थे, बकरी भी रखते थे, गाय भैंस बैल भी रखते थे और खेती भी करते थे। तो उसका कारण ये था कि एक चीज में अगर नुकसान आ गया तो दूसरी चीज उसको कवर कर लेती थी। वही कारण फसल के अंदर है। अपने पास गेहूं लगा लिया, उसके बाद कुछ लगाना ही नहीं, वो हमारी मोटी कमजोरी है। उसके अंदर आप अलसी लगाइए, गेहूं के साथ आप पीली सरसों लगा सकते हैं, क्योंकि हाइट भी नहीं जाती, उतना ही हाइट जाती है जितना गेहूं की हाइट है। उसका एक बचत हो गया। और दूसरी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनका हाइट के बराबर ही होती हैं, तो वो चीजें आप लगा सकते हो, मल्टी क्रॉपिंग के तौर पे लगाओ। लेकिन हम आज उस चीज को झंझट मानने लगे कि नहीं नहीं, गेहूं के अंदर दूसरी चीज क्या लगाएंगे, अभी दोबारा फिर इसके अंदर हम आएंगे। एक बार गेहूं बिजाई कर दी, उसके बाद छुट्टी, ऐसा करेंगे ना तो नुकसान ही नुकसान है। तो ये चीज आप ध्यान रखो, मल्टी क्रॉपिंग का ध्यान करो सर। मल्टी क्रॉपिंग में एक चीज अगर कोई चीज आती है, जैसे हमारे सिस्टम था बाजरा, उसके अंदर मूंग, उसके अंदर ही गुआर, ये 3-4 चीजें डालते थे। तो जो मूंग और इसको गुआर के अंदर जो कीट आता है रस चूसक, वो बाजरा कवर कर लेता था। हाँ, इतना है कि भाई 3 बार 4 बार खेत में से निकलना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज की कटाई एकदम से हो नहीं पाएगी। आज हम मशीनी युग की तरफ ध्यान कर रहे हैं। एक बार मशीन निकलवा दी, मशीन जो है उसको निकाल के और साइड में कर देगी। ये चीजें हमारी कमजोरी बनती जा रही हैं, हमारा नुकसान होता जा रहा है। ये चीजें अगर आप ध्यान करें, अगर आप खुद समझ जाओगे तो घर वाले नहीं समझ पाएंगे। वो बोलेंगे नहीं, आपने तो हर रोज इसके अंदर यही करना है कि भाई आज ये करो, आज वो करो, आज वो करो। इसलिए जो है ना, वो चीज आगे नहीं बढ़ पा रही हमारी। आप एक बार थोड़े पद्धर पे मल्टी क्रॉपिंग करके देखिए, उसका रिजल्ट क्या आता है। और जो जनसाधारण बिजाई करते हैं, भाई गेहूं बो दिया तो गेहूं ही है, वो करके देखिए कौन से का रिजल्ट अच्छा रहेगा, अपने आप आपको मालूम चल जाएगा। दूसरी बात, जो 6 फसलीय फसल अगर हम लगाते हैं तो उसमें एक चीज कोई जड़ से लेती है, एक चीज कोई जड़ से देती है। वो चीज भी आप देखिए। काफी साथियों ने हमारे यहाँ प्रयोग किए हैं अभी बेड के ऊपर, जो उसको बोलते हैं PQNK, जो कि पाकिस्तान से हैं, एक आसिफ शरीफ जी। उनका मॉडल जो है वो लगभग 30-35 देशों में फैला हुआ है। काफी किसान साथी उनके संपर्क में हैं, हम भी उनके संपर्क में हैं। और वो चीजें देखी हैं कि एक बेड के ऊपर, जैसे दोनों साइड को एक बेड के ऊपर 3 लाइन आ गई, 2 साइड को आ गई गेहूं, बीच में आ गया चना। चने को पानी नहीं चाहिए, चना उस गेहूं को नाइट्रोजन फिक्सर है चना, तो उसको कुछ न कुछ दे के जाएगा और चना भी बनेगा। तो ये चीजें अगर आप करेंगे तो बहुत बढ़िया ढंग से आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो देखो, नुकसान तो नुकसान ही चल रहा है और हम कर रहे हैं। ये चीजें थोड़ा थोड़ा करके ध्यान करना पड़ेगा सर। ओ जी। जी। मेरा सुझाव ये कि था कि जैसे गाय के जो उपले होते हैं उसको हमारी भाषा में कंडा बोलते हैं, उस कंडे की राख से हमारा वो कंडे से हमारा भोजन बनता है। और उसकी जो राख निकलती है वो राख का हम स्प्रे करते हैं फसलों के ऊपर, तो उसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं आता है। ये मैं पिछले 5 सालों से कर रहा हूँ और बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। ना उसमें कोई तेल मिलाना, ना कोई भी मिलाना है। वो राख को पानी में घोलो या फिर ऐसे उसको ऐसे स्प्रे कर दो अपने पाउडर जैसे फसलों पर स्प्रे करने से
उसमें भी फसल में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं आता है कंडे की राख से। नहीं, बने सिंह जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वो हमने प्रयोग मिर्ची के ऊपर किया था। तो बिल्कुल मिर्च में जो रस चूसक कीट लगता है तो वो उसमें व्हाइट फ्लाई भी नहीं आई और बढ़िया कंट्रोल होता है। बस ये है कि हमें उसे, अगर ओस में वो झड़ जाती है विंटर सीजन में, अगर हम मिर्ची के ऊपर करते हैं तो वो ओस में गीला होके, तो उसको हफ्ते में एक बार आप रिपीट कर दीजिए तो बढ़िया उसके रिजल्ट हैं। दूसरी चीज, आप जैसे बावला जाट जी ने कहा कि वो सह फसल में, तो हम लोगों ने क्या एक प्रयोग किया था कि जो खपली गेहूं लगाया था, और खपली गेहूं का रेट हमारे यहाँ तो 10,000 रुपये कुंटल चलता है। तो खपली में क्या किया था हमने, 2 किलो चना और 2 किलो मेथी उसी गेहूं के अंदर मिला दी थी और मिला के बो दिया था। मतलब उसमें हमने रो मेंटेन नहीं करी। ये एक प्लेन प्लॉट था, प्लेन प्लॉट में जो हमने 60 किलो खपली गेहूं लिया, 2 किलो चना मिलाया उसमें और 2 किलो मेथी मिलाई और मेथी मिला के बो दे, तो वो भी नाइट्रोजन का एक अच्छा रिसोर्स अवेलेबल हो जाता है। जी ओम। रामकृष्ण रघुवंशी जी, आपके यहाँ पर जो खपली गेहूं की बोल रहे हो, उत्पादन क्या आता है उसका खपली गेहूं का जैविक में? बने सिंह जी, हमारे यहाँ पे उत्पादन उसका 10 कुंटल पर एकड़ आया था। 10 कुंटल पर एकड़? जी जी जी। जी जी जी। और वो 10,000 रुपये कुंटल बिकता है, तो नॉट बैड, ठीक है। बाकी सब चीजों से, अभी जैसे हम सोना मोती पे काम करते हैं, तो सोना मोती भी अब हमारा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं 8,000 है, कहीं 10,000 है, कोई कैसे बेचता है। सबके अलग अलग अपने अपने रेट्स हैं, लेकिन हमारा 12,000 रुपये कुंटल में आराम से ट्रेड हो जाता है और हमें, हमारे पास बच नहीं पाता है। तो सोना मोती पे भी हम यही प्रयोग करते हैं। बस उसको जब क्या है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको कब आएगी, जब हार्वेस्टिंग करेंगे तो उसमें चना भी आ जाएगा, मेथी भी आ जाएगी साथ में। तो वो ग्रेडिंग प्रोसेस होता है, हमारे पास वो ग्रेडिंग मशीन है, तो उससे वो हमारी मेथी और वो अलग हो जाता है चना। तो वो जो आपने ग्रेडिंग मशीन हमारी दूसरे नंबर की, अगर विजिट पे आप आए थे तो वो देखी दिखाई थी हमने दूसरे नंबर पे जी रखी हुई थी हमारी प्रसंस्करण इकाई में। तो उससे हम सेपरेट कर लेते हैं उसको। और नहीं तो एक चलना आता है, चलने से भी आपकी मेथी नीचे गिर जाएगी, वो बच जाएगा। फिर जी रही जी बात जी। चने चने को सेपरेट करने की, तो वो थोड़ा सा उसमें वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट अच्छे आते हैं। और यूरिया का आपका उसमें 30% तक की, 25 से 30% पूर्ति हो जाती है। जी जी, धन्यवाद। अरे मेथी चली भी जाए तो क्या खाने में? नहीं, वो तो फिर नौरत्न अनाज अगर जी इसको देखिए साहब, क्या होता है शरद भैया, कि लोग क्या समझते हैं, हमने एक जगह दिखाया भी उनको गेहूं भेजा, तो बोले इसमें भैया चना और मेथी बन के वो मिला के ही बोते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि भैया इसमें 3 चीज तो आपकी हो गई, 6 चीज और मिला देते तो नौरत्न आटा बन जाता। मैंने कहा बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, हम आपको नौरत्न आटा, वो हाथ वाली जो कोल्ड प्रोसेस चक्की आती है, बिजली की भी आती है, 1 लाख रुपए के आसपास उसकी कॉस्ट है। तो उसमें हम नौरत्न आटा बना के भी आगे ट्रेड करेंगे। जी ओम। जी धन्यवाद। सदन को प्रणाम। और आज बहुत सुंदर संवाद, और सदन की आज की कार्रवाई में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमें अपनी सोच बदलना है। हमारा जैव, जो हम प्राकृतिक जैविक खेती करना चाहते हैं, उसमें सब कुछ है, कहीं भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, परंतु सिर्फ हमें उस पर विश्वास करना है और अपने पुराने तरीके अपनाना है। यानी पुरानी परंपरा पर हमें वापस आना है। और अगर हम पुरानी परंपरा पर वापस आ गए तो हमारी जो किसानों का जो नुकसान है, जो कम उपज है, लागत ज्यादा है, और जो घटनाएं होती हैं, किसान को आत्महत्या करना पड़ती है, इससे हम निजात पा पाएंगे। आज इस सदन में शिक्षा प्राप्त है। मैं आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। आदरणीय पवन सर जी। जी, ओम सभी को नमस्कार। और आज बहुत सुंदर, एक तो सबसे पहले योग कक्षा हमारी बहुत सुंदर रही। हमारे योग शिक्षक ने इतने अच्छी तरह से, इतने नए आसन तरीके से उन्होंने उन्हीं आसनों को नए तरीके से एक बताया। तो बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा। और राजश्री कुशवाहा जी आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, और इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं ये भी बहुत सराहनीय है। और जो जिज्ञासा इनके मन में थी कि उनको प्रश्न पूछने पे भी उन्होंने अपनी जो भी समस्याएं थी उसकी वजह से हमारा डिस्कशन बहुत अच्छा हो गया। आज बहुत चर्चाएं हो गई, लोगों के आदान प्रदान हो गया। तो यह हमारे सीखने और सिखाने की हमारी जो जो कार्य है, जो हम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। खेती के साथ साथ यह कार्य भी बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे से सीखने का प्रयास करें, एक दूसरे को सुनने का प्रयास करें।
और इस तरह से जब हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी और हमारे उसमें जो भी कमियां आ रही हैं उसको भी दूर करने में सहायता मिल जाती है। मैं पिछले 2 दिन से एक चीज शेयर करना चाह रहा था और लेकिन हर बार भूल जा रहा था उसमें। तो आज तो मैंने मन ठान रखा था कि हम अ, अभी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड में माणा गांव पर उनका प्रवास हुआ और उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण वहां से घोषणा भी की, सबसे अनुरोध भी किया है, आह्वान भी किया है। और वह ये था कि जब भी कोई व्यक्ति कहीं जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं और या किसी यात्रा में जाते हैं, तो वहाँ के वह स्थानीय उत्पादों पर भी ध्यान दें और अपनी जितनी भी यात्रा का जो बजट है उसका 5% स्थानीय उत्पादों के खरीदने में जरूर उसका वो करें, इतना बजट बना के रखें। तो जहाँ इससे हमारे जो स्थानीय जो भी उत्पाद हैं, चाहे खाने के पदार्थ हों, चाहे अन्य उत्पाद हैं, चाहे कोई चीज बनती है यहाँ पर, तो उससे स्थानीय स्तर पर जो रोजगार है उसको बढ़ावा मिलेगा। और इसको वोकल फॉर लोकल वाला भी आह्वान किया गया है, कहा गया है। अभी मुख्यमंत्री ने भी हमारे उत्तराखंड ने उस पर भी इस पर आह्वान किया है। तो मुझे लगता है कि जब भी हम किसी भी जगह पर जाते हैं और भारत जैसे देश में जहाँ पर हर एक जगह पर इतनी सारी विविधता है, चाहे खाने की वस्तुओं की हो, चाहे कोई ऐसा उत्पाद है, और सरकार की अभी जो वन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP की कार्य चल रहा है और वहाँ उसमें भी कई जगह पर वो वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट पर भी पहुंच गए हैं, मतलब जिले से भी नीचे आ गए हैं। तो ऐसे चीजों पर हम आसपास ध्यान दें कि यहाँ पर कौन सी चीज की क्या विशेषता है, क्या चीज यहाँ पर होती है, और यथासंभव उसको जब भी किसी जगह पर जाएं तो उसको स्थानीय लोगों से खरीदने का प्रयास करें। तो ऐसा करके उसकी जो अर्थव्यवस्था है हमारी स्थानीय, और यही हमारे भारत देश में यही तो ये एक पुरातन हमारी एक परंपरा के रूप में चला आ रहा था कि हर जगह की अपनी एक विशेषता है। जब भी लोग जाते हैं किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ की यादों के रूप में उसके वहाँ के अपने भ्रमण के दौरान किया है उन्होंने। उस तरह से प्रोडक्ट को लाते भी थे, अपने दोस्तों सगे संबंधियों को भी बांटते थे, खाने की वस्तुएं विशेष रूप से, या ऐसा कुछ विशेष उत्पाद जो कि वहां पर बनता हो। अ, और हर एक देश में अलग अलग तरह की चीजें बनती हैं। तो ऐसा करते हुए भी हम स्थानीय स्तर पर अपनी अर्थव्यवस्था और इस तरह से न केवल विचारों से बल्कि व्यापार के माध्यम से भी हम अपने आप को समृद्धशाली बना सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो मैंने अभी अपने ग्रुप में वो डाला था कि दिवाली के अवसर पर हमारे देश के विभिन्न राज्यों में, प्रांतों में जो उत्पाद हैं, जो पकवान हैं, मिठाइयाँ हैं, उसका एक मैप डाला था। तो कुछ शायद पसंद भी आया होगा आप लोगों ने जिन्होंने इसको देखा। तो इस तरह से ही हमारे हर एक जिले पर, हर एक स्थान पर कुछ ना कुछ नई चीजें होती हैं और उस नई चीजों का कुछ उत्पादों को करके स्थानीय स्तर पर भी रोजगार का सृजन होता है और हम हमारा भी एक दूसरे के साथ कनेक्शन बेहतर हो पाता है। तो यह चीजें कुछ बहुत जरूरी हैं कि हम इस तरह की चीजों को ज्यादा से ज्यादा हम प्रोत्साहित करने का प्रयास करें और प्रोत्साहन के साथ साथ इसका हमें सभी को लाभ मिलता है। तो आज बस मुझे इतना ही कहना है और आप सभी को एक बार और भाई दूज का त्योहार शायद आज और कल उसमें कुछ शंका हो रही है, लेकिन फिर भी सभी को अग्रिम बधाइयाँ और शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार और धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। आपने माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार के द्वारा जो उन्होंने निर्णय लिया है स्थानीय स्तर पर उत्पादों का क्रय विक्रय करना, उसके बारे में आपने बताया और आपने
भाई दूज की बधाई शुभकामनाएं रंजना जी की भी आई है। तो शायद आज है या कल, दोनों दिन हमें लगता है। आज चूंकि गोवर्धन पूजा आज मनाई जा रही है तो कल दूज हो सकती है, या जहां कहीं भी आज भी होगी। आदरणीय दिनेश श्यामबाल जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना मार्गदर्शन दे। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सभी आदरणीय सदस्यों को नमन और गोवर्धन पूजा की और भाई दूज की शुभकामनाएं। आज की जो हमारी योग शिक्षक और हमारी मुख्य अतिथि, उन्होंने बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया। और आदरणीय जो हमारी मुख्य अतिथि हैं, उन्होंने नर्मदापुरम की बातों को और वहाँ की जो प्रेरणाएं हैं उनको दोहराया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में आदरणीय पवन सर जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को हमको याद दिलाया है। और उसमें बड़ा अच्छा इसलिए भी मुझे और अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे जैसे एक नीति घाटी है, नीति घाटी में बहुत सारे गांव हैं। तो उसमें मेरा कभी कभार जाना होता है, उधर माणा में जाना होता है। तो वहाँ की एक बहन लीला राणा, जो लाता गांव की हैं, जो और रैणी गांव के पास ही जो एक गौरा देवी हुई हैं उत्तराखंड में, चिपको आंदोलन जिन्होंने शुरू किया, उन्हीं के बगल में एक लाता गांव है। वहाँ के किसान गए थे माणा गांव। तो आदरणीय मोदी जी उनके स्टॉल पे गए तो किसान बहुत खुश थे। लीला दीदी जी के जो ससुर हैं, उन्होंने फोन किया कि यहाँ पे आप लोगों को आना चाहिए था, तुम्हें आना चाहिए था। तो मैंने कहा मैं तो अभी ऐसे तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मैं भविष्य में अवश्य आऊंगा। मैंने पहले भी योगाहार की बातें उनसे शेयर की थी, सुनाई थी। और वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। और जब परसों मैंने लीला दीदी से बात करी तो उन्होंने कहा कि उनके गांव के ठीक ऊपर आधा किलोमीटर ऊपर नंदा देवी हैं, वहां से थोड़ा नेटवर्क अच्छा रहता है। तो वो सभी सदस्य एक दिन मिलेंगे और योगाहार से जुड़ेंगे और सुबह वहाँ की जो लोक गीत है और झुमेलों के साथ वो योगाहार में सम्मिलित होंगी, ऐसे उनका कहना था। और उस एरिया में बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं, बहुत सारे मसाले होते हैं। तो अ, ये उनका एक छोटा पैकेज उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी दिया। और वास्तव में हमें एक विरले नेतृत्वकर्ता मिले हैं भारत को, और ऐसा कभी देखने में शायद ही मिला होगा कि आज वो किसानों के साथ हैं, दूर दराज के सीमांत के गांवों में हैं, और दूसरे दिन सैनिकों के साथ हैं, और तीसरे दिन युवाओं के साथ हैं। हर दिन उनका 24 घंटे इस तरह व्यस्तम है। तो हमें वास्तव में उनसे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। और जैसे कि आदरणीय हमारे मुख्य नेतृत्वकर्ता आदरणीय पवन सर जी ने बताया, और कि जो स्थानीय स्तर पर किस तरह से हम अपने उत्पादों को आगे बढ़ा सकते हैं, वो उसकी झलक मुझे आज राजश्री कुशवाहा जी के मुखार बिंदु से भी लगी। और कि युवा कितने अभी आकर्षित हो रहे हैं जैविक खेती करने की ओर, कितना उनका इंटरेस्ट है, इच्छा है। बड़ी सुंदर बात है। कल मैं एक डॉक्टर से मिला, डॉक्टर परिवार से मिला। वो डॉक्टर दंपति हैं, यूएसए में कार्य करते हैं, और अगले साल उनका रिटायरमेंट है, एक साथ उनका तो वो वापस देहरादून लौटना चाहते हैं। वहाँ यहाँ पे उनका एक बगीचा भी है। तो सुबह सुबह मैं वहाँ पे गया था, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार उनके फोन आ रहे थे कि, तो मैंने उनसे भी योगाहार की बातें करी। तो वो बहुत ही उत्सुक थे, बोले कि जब वापसी में, अभी वो थोड़ा हल्के व्यस्त हैं इधर उधर जाने का, आजकल में उनकी वापसी है शायद कल, तो वो जुड़ेंगे वहां से, और अपने जो दूसरे डॉक्टर्स मित्र हैं उनको भी योगाहार से जोड़ेंगे। तो बड़े स्तर से लेकर के और डॉक्टर्स से लेकर के और विद्यार्थी तक जैविक खेती और अच्छे भोजन के प्रति और योग के प्रति जो चारों तरफ एक जागृति फैली है और जागृति फैलाई गई है, बहुत सुंदर बात है। और ये बहुत ही अच्छे समय के संकेत दे रहे हैं कि हमारे किसानों के प्रति, उनकी परिश्रम के प्रति और अच्छे भोजन के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, रुचि बढ़ रही है। साथ साथ हमारी इस दीप प्रकाश की पखवाड़े की बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम।
बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय दिनेश जी। आपने जो आप जोड़ने का काम कर रहे हैं और बहुत ही आपने लगभग जो हमारे पद्मश्री पुरस्कृत महानुभाव हैं जिनका अनुभव आपने सदन को कराया, मार्गदर्शन कराया, आप पुरुषार्थ करते रहते हैं और हमारे दैनिक व्यवहार कार्यक्रम के परिवार के सदस्य जहां भी जाते हैं वहां योगाहार की चर्चा करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जहां भी जो बैठता है, चाहे वो समाज में बैठे, चाहे मीटिंग में बैठे या कहीं भी जाए, वो अपने योगाहार की बात चर्चा करता है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और आज लग रहा है कि जैसे जो ध्यान आकर्षित कराया युवाओं का, युवा खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। राजश्री कुशवाहा जी को देख करके आज लग रहा है ये बेटी जो है ट्रैक्टर चलाती है, मोटरसाइकिल चलाती है, खुद ट्रैक्टर चला करके खेती करती है और उसका इंटरेस्ट खेती में हुआ। इनसे हमारी युवा बहनों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। और पुराने जमाने में हम किसान हुआ करते थे, जिनके पास गाय होती थी वही धनवान होता था, वही स्वाभिमानी होता था और किसानी व्यक्ति गर्व से करता था। आज हमारी विदेशी कंपनियों ने और कुछ जो आधुनिक मानसिकता के लोगों उन्होंने किसानी को एक गरीबता की ओर और उसके ओर मोड़ दिया। मैं तो किसान हूँ, मतलब किसान जो किसानी जो करता है वो कुछ नहीं है, ऐसी इस तरफ जो है मानसिकता ला दी है। अब हमें पुनः हम अपने भारत को स्वाभिमान और विश्व गुरु बनाना है। हमें किसान जो खेती कर रहा है वो स्वाभिमान के साथ अपनी बात रखें, मैं किसान हूँ, किसान से बड़ा कुछ नहीं होता है। पर स्वर्गीय हमारे राजीव दीक्षित जी कहा करते थे, वो जो खेती और किसानी की कहावत होती थी। और अब जो है सदन में हमारे आज संवाद बहुत सुंदर है, विषय अच्छा चल रहा है, विद्वान जन उपस्थित हैं। किसी भाई किसी बहन का कोई इस संबंध में कि हमारी पुरानी परंपरा पुनः कैसे लौटे, खेती किसानी पर हम पुनः कैसे आए, युवाओं को अधिक से अधिक हम किसानी की ओर कैसे मोड़ सके, इस ओर अगर किसी का कोई सुझाव हो तो सदन को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि अपने विचार जरूर रखें। कोई भी अपने अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं, किसी के मन में कोई विचार हो तो सादर आमंत्रित हैं। चलिए अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी। जी जी जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आपका स्वागत है, आइए और अपनी बात रखिए। जी, आदरणीय सभी को मेरा ओम वंदन अभिनंदन। आज सभी को भाई दूज भी है आज और अपना गोवर्धन पूजा भी है। दोनों की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के योगाचार्य जी ने बहुत बढ़िया योग कराया और हमारी राजश्री बहन जी ने आज चीफ गेस्ट का जो निभाया, डरते 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 बताया उनने सब कुछ, बोलती नहीं है वे ज्यादा। और सवाल जवाब भी हुए, जो कीट प्रबंधन की बात हुई वो बहुत अच्छी हुई। और 2-3 दिन पहले हमारे आदरणीय बने सिंह जी बोल नहीं पा रहे थे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, दवाई बताई थी मैंने, तो दवाई कितनी कारगर हुई, सबसे फायदा? जी आराम हुआ, सब रिलीफ हुआ, आज बोलने का कुछ अवसर मिला मुझे। जी, आप बोल नहीं पा रहे थे 2 दिन पहले। हाँ, मुझे आमंत्रित किया था पर वो मुझे ज्यादा खांसी हो रही थी। हाँ, तो स्वसारी गोल्ड लिया आपने कैप्सूल? जी 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 जी। चलिए, अभी भी लोग मिठाई वगैरह बहुत खा रहे, तो वो मैंने पहले ही बताया था कि मिठाई खा के पानी नहीं पीना है। और थोड़ी और सर्दी अगर होती भी है तो अपना स्वसारी काढ़ा चाय के साथ डाल के जी लोग परेशानी हो जाएंगे। और यही मेरा एक और फिर से संदेश था सबके लिए, सभी को ओम वंदन अभिनंदन। धन्यवाद आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी। आप माँ जैसा ध्यान करते, जैसे माँ अपने बेटों का ध्यान रखती, इस आपके अंदर ममत्व है। आप हमेशा ध्यान रखते हैं कि किसी की कोई और बने सिंह जी का आप आज तो गर्ज ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं, बढ़िया स्वस्थ हो गए हैं। आप विशेष सबको टिप्स देते हैं, उपाय बताते हैं। आदरणीय अनिल रघुवंशी जी उपस्थित हैं। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, अगर आप कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। आदरणीय अजीत कुमार सिन्हा जी।
आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी। जी ओम। ओम सर। आप सभी आज के सदन में उपस्थित समस्त बंधुओं को, बहनियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय कृषि और गौवंश की रक्षा परंपरा का आज सबसे बड़ा त्योहार हमारे मालवांचल में गोवर्धन पूजा के रूप में आज बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। जैसा कि मैंने पूर्व में भी धनतेरस के दिन कहा था कि बड़ी गाय का पूजन होगा, और आज जितनी भी हमारा गौवंश, जिस भी प्रकार का गौवंश है, सुबह से गायों के पूजन की परंपरा आज गांव में स्टार्ट हो गई है। घरों में पाली जाने वाली गायें और मुक्त जो कि स्वच्छंद विचरण कर रही हैं इस वक्त राजकीय परिस्थितियों के अनुसार, ऐसी समस्त गायों का पूजन समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा, जैविक परिवार के द्वारा एवं स्थानीय गांव के जो व्यवस्था होती है, हमारी पटेल व्यवस्था होती है, उसके द्वारा, संपन्न किसानों के द्वारा समस्त गौवंश का पूजन किया जाएगा। इस धरा पर द्वापुर के अंदर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ है। यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ को कमतर कर आम व्यक्ति को इस सत्ता में स्थापित करने का पहला प्रयास किया। द्वापुरी व्यवस्था में नंद, गोप, ग्वाल ऐसी बड़ी किसानों की पदवियां होती थी जो गौवंश के रक्षण के लिए, उनके पालन पोषण के लिए जाने जाते थे। जब इस परंपरा में संपन्नता आने लगी तो इंद्र को रोष हुआ, और रोष के कारण उसने सतत ब्रजमंडल के ऊपर वर्षा चालू की और इस पृथ्वी के ऊपर प्रकोप किया। नंद के लाल श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर धारण कर कर संपूर्ण गोप समाज, ग्वाल समाज, किसान समाज की रक्षा की और गोवर्धन की प्रतिष्ठा की एवं गोवर्धन की पूजा का आज ही का दिवस है, जिसे हम बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। उसी गोवर्धन परंपरा में आज भी बहुत सारी सामाजिक जातियां जिनको नाम दे दिया गया है, वास्तव में वो पशु संरक्षण के लिए समर्पित हैं, पशुओं की रक्षा के लिए समर्पित हैं। उन्हें पशुओं के ही चराने की वजह से उनके गोत्रों को उसी के आधार पर बना दिया गया। आज गोवर्धन पूजा होगी। मैंने कहा था कि मैं आपको हमारे यहाँ गायों का एक साथ, ग्वालों के साथ आपसी दीपावली पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ पशु और मनुष्य संस्कृति का आपस में समन्वय देखने को आज मिलेगा। उसकी वीडियो फुटेज के लिए मैं, अगर आज सदन में बने सिंह जी बगड़ावत अगर जुड़े हुए हैं, बने सिंह जी आज भी अगर उसमें जुड़े हुए हैं, तो उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने गांव के मुख्य चौराहे की छोड़ परंपरा का वीडियो बनाएं और उसे अपलोड करें, ताकि संपूर्ण भारत के अंदर मालवांचल में पशु और मनुष्य के बीच के इस आपसी सामंजस्य और उसके साथ खेल को देखने का प्रयास संपूर्ण समाज को दृश्य के रूप में दिखाई देने को महसूस हो। उस परंपरा को वो लोग समझें कि आज भी हमारा ये क्षेत्र पशुओं के ऊपर कितना आधारित है। अभी हम पूरी तरह से रासायनिक नहीं हुए हैं, हमारे जल्दी से जैविक होने की संभावनाएं बरकरार है। मैं गोवर्धन पूजा के इस महान पर्व के दिवस आप समस्त बंधुओं के उन्नति, दीर्घायु, आरोग्य सभी की कामना करता हूं। धन्यवाद। शास्त्री जी आप भी पधारिए 11 साढ़े 11 बजे तक अपने गांव में आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर आने वाला हूँ, जरूर आने वाला हूँ। जी जी जी, धन्यवाद। हाँ है तो इसलिए मैंने दायित्व दे दिया आपको। आपके पास स्मार्टफोन है
आप उसकी शूटिंग जरूर करें और संपूर्ण सदन को बताएं कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर हम आज भी गौवंश के साथ में केवल गाय की बात नहीं कर रहा हूं। गाय केवल गाय का पूजन नहीं होता हमारे यहाँ। गाय के पूजन की परंपरा दोपहर तक ही है। उसके बाद में हमारे यहाँ रात्रि को गौवंश मतलब बैल जिनके घरों में है वो सभी लोग बैलों की पूजा करेंगे। और आज हर देवस्थान के ऊपर देवताओं की पूजन भी होगी। जो गायों की रक्षा के लिए लोक देवता हुए हमारे क्षेत्र में, चाहे वो जितने भी प्रकार के हमारे देवता हैं, 12 बगड़ावतों की कहानियां हमारे क्षेत्र में है, देवनारायण भगवान की कहानियां हमारे क्षेत्र में है। और इन सब देवताओं का पूजन भी आज होगा। और वो सारे देवता लोक देवताओं के पूजन के बाद उनका चरित्र पूरा जो लोक देवता जिसलिए कहलाए भी जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने गौ संरक्षण के लिए अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। गायों की रक्षा के लिए ही उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया, ऐसा भारतीय इतिहास बोलता है। तो आज उनका पूजन भी होगा और उसके साथ में रात्रि को बैलों का पूजन होगा। और ऐसा पूरा दिन आज हम लोग गौवंश की रक्षा के लिए लगाते हैं। पूरा दिन आज गाय की पूजा, बैलों की पूजा, पशुधन की पूजा, यही हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। और भारतीय कृषि और ऋषि कृषि के लिए एक बहुत बड़ा दिन है आज का दिन। वास्तव में यही सबसे बड़ा दिन है। दिवाली आज है किसान के घर। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और मुझे तो सिर्फ वही आपका क्षेत्र, आपका गांव ही नजर आ रहा है जैसे वही हूँ। क्योंकि जो आपने आज बात बताया है कि सच्ची दिवाली आज ही है। और जब किसान की दिवाली होती है तो देश की दिवाली होती है और देश मनाता है दीपावली। और हम पुनः मुनीलाल जी भाई साहब, हमारे क्षेत्र में आज दुकानें नहीं खुलेंगी, आज बाजार बंद रहेंगे और गांव का सारा, शहर का सारा महाजन बंधु जो वो गांव में चला जाएगा। आज सारे महाजन गांव में जाएंगे और छोड़ा देखेंगे। आज वो खेल देखेंगे हमारे गांव में। ये एक बड़ी परंपरा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर बनवाओ। मैं तो सदन को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी को कि ये जो अपनी योगाहार की जो लिंक है, इससे 15-20 मिनट के लिए ये उत्सव जो है गोवर्धन पूजा का, ये अपने लिंक से भी वीडियो डायरेक्ट लाइव हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी मेरा एक सुझाव है। धन्यवाद। प्रयास करेंगे नीलकंठ भाई, अगर कहीं से लिंक मिल जाएगी तो। नहीं, लिंक तो अपने ही पास है कहीं से ढूंढने नहीं जाना है। फेसबुक आदरणीय फेसबुक लाइव करेंगे ना। हाँ, उसकी जो टेक्निकल जी, मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रही है साहब। ये अच्छा, ये मैं ये कह रहा हूँ कि जो है जब वो कार्यक्रम हो गाय पूजन वगैरह का, तो उसमें अपन अगर आप कहेंगे तो लिंक तो अपन ये दे देंगे, नहीं तो फेसबुक लाइव भी चला सकते हैं। और इस कार्यक्रम में भी अपन जो है उसको लाइव चला सकते हैं, जैसा भी बने सिंह जी कहें। अगर कि वहाँ कोई मोबाइल लेकर के वो अगर जैसे हम चालू कर दें तो जुड़ जाए और वो दिखाए, तो ऐसा हो सकता है क्या बने सिंह जी? जी, वो 12 बजे के समथिंग करेंगे उसको। नहीं, उसका कोई तो टाइम, अगर आप हमें पहले कॉल कर लें। बने सिंह जी, टाइम फिक्स नहीं रहता अपने यहाँ पे। नहीं, वो 12 बजे वो 150 वो 3 घंटे तक चलता है प्रोग्राम। 3 घंटे तक। हाँ, 3 घंटे तक चलता है और 12 बजे से अपन स्टार्ट कर देंगे उसको। ठीक है जी। सदन की क्या राय है इसमें? लाइव चलाएं कि फेसबुक लाइव देखेंगे अपन, या इसकी लिंक के द्वारा देखेंगे अपन? लिंक के द्वारा देखें, लिंक के द्वारा फेसबुक में सब लोग किसी को फिर वो भाई मोबाइल भी थमाना पड़ेगा किसी को, वो मोबाइल का दिखाता रहे तब दिख पाएगा। बने सिंह जी भी ऐसी व्यवस्था कर सकते हो तब। जी, हम मोबाइल पर लिंक वो दिखा देंगे आप लोगों को, अगर आप ये लिंक भेजते हैं तो। नहीं तो फेसबुक लाइव कर देंगे या फिर वीडियो बना करके अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। हाँ, ऐसा ठीक रहेगा। मगर वीडियो बना के जगह जगह की जैसे वीडियो बना के वो आप करते रहेंगे ना तो ठीक रहेगा। नीलकंठ जी बताइए फिर क्या करें, ठीक रहेगा ना? और वीडियो बना करके ग्रुप में शेयर कर देंगे, वो ज्यादा उचित रहेगा। जी।
वैसे भी क्योंकि आपने टाइम भी दिया होगा, तो ये आधा घंटे के लिए अपने लिंक पर भी लाइव दिख सकता है। बने सिंह जी के पास लिंक तो रहती है अपनी, तो मुन्नीलाल भाई जी से फोन करके आधा घंटा पहले बोल देंगे कि ये 12:30 बजे 12 बजे का टाइम देंगे, तो आधा घंटे के लिए ऑनलाइन अच्छा दिखेगा वो। जी 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 बिल्कुल धन्यवाद। अच्छा सुझाव है नीलकंठ भाई साहब, प्रयास करेंगे उसके लिए पूरा। धन्यवाद भाई जी। आप लोग उसको भाई सब लोग जुड़े, नीलकंठ जी सब लोग जुड़ जाएं तो अच्छा रहेगा ना। मैं चालू कर दूंगा ये बने सिंह जी से पूछता हूँ अभी, और जितने बजे आप बताएंगे उतने बजे लिंक हम चालू कर देंगे, ठीक है ना। मैं आदरणीय दिनेश भाई जी को एक उसका एक नाम लिखने का एक लिंक में 1 घंटा पहले अपन छोड़ देंगे पूरे योगाहार 112 में। हाँ बिल्कुल। जी हाँ, ओके ओके, धन्यवाद भाई जी। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। जी धन्यवाद मुन्नीलाल जी। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही, सुझाव भी बहुत अच्छे रहे, और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी, किसानों की आपस में बात, आपस में क्वेश्चन आंसर होना, बस यही इस मंच का आउटपुट जो है, बहुत अच्छा फल है कि किसान आपस में नेशनल लेवल पे एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे हैं। ये बहुत अच्छी फसल आई है योगाहार में। दूसरी चीज, पवन जी ने जो बोला है कि प्रधानमंत्री जी का रेफरेंस देखिए कि भाई लोकल चीजें 5% खरीदना चाहिए, ये बहुत अच्छा सुझाव है। और पवन जी ने जैसा वो एक पूरे मैप में अलग अलग मिष्ठान दिए थे, तो वैसे अलग अलग प्रकार के फल क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार की लोकल वस्तुएं क्या होती है, इस तरह से भी हम यदि उसमें जोड़ते जाए, अलग अलग मैप बनते जाए, तो अपने पास में एक साझा चीज रहेंगी कि भाई स्थानीय उत्पाद कौन से होते हैं। क्योंकि जब भी कभी हम कोई भी अगर टूर पे जाता है, तो वहाँ पे क्या स्थानीय उत्पाद होते हैं, इसका एक ब्यौरा अपने पास एक दिन में नहीं, लेकिन अपन सभी लोग प्रयास करते रहेंगे। तो फलों का स्थानीय फल कौन से हो रहे हैं, स्थानीय और स्थानीय उत्पाद कौन से हो रहे हैं, इसके भी मैप यदि हम लोग सामूहिक रूप से बना सके, वो एक अपने पास में रहेगा, जिसका हम टूर में उपयोग कर सकते हैं। अहम बात जो आपने मुन्नीलाल जी बोली कि भाई युवाओं को आकर्षित कैसे किया जाए। युवाओं को आकर्षित करने के लिए बहुत पहलू है, लेकिन मैं 2-3 बिंदु सामने रखने चाहता हूँ। सबसे पहला अहम चीज है कि एश्योरेंस ऑफ इनकम जिसको बोलते हैं हम, कि भाई हमको कि इसमें से जो भी हम काम करेंगे, इसमें से कुछ ना कुछ हमको इनकम मिलेगा। यह गारंटी जो है मिनिमम, अपन पूरी की पूरी नहीं बोलेंगे, लेकिन मिनिमम गारंटी उसको उसका कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जैसा कि अपन 2-3 साल में देख रहे हैं, चाय के बहुत सारे ब्रांड्स और दुकानें निकल गई है, हर जगह पे निकल रही है। तो निश्चित रूप से क्योंकि उनको लगता है कि भाई चाय बनाने के बाद में उसमें से 50% तो प्रॉफिट मिलता ही है। अगर हम 100 कप भी अगर बेचते हैं, तो भी मेरे को खर्चा जाके 250-300 रुपए मिलता ही है। तो ये मतलब लागत खर्चा निकालने के बाद में मेरे को कम से कम 200, 250, 300 रुपए मिलेगा। यह एश्योरेंस जो होता है, यह एश्योरेंस युवाओं को, युवतियों को, जो भी है, जो भी इसमें आएंगे, तो उनको जब मिलता है, तो वो युवा उस काम की तरफ आकर्षित होते हैं, नंबर 1। दूसरा, एश्योर्ड प्राइस जिसको बोलते हैं हम, कि भाई अब किसान के पास में तो हम तो कई बार बोलते हैं और आप सभी जानते हैं कि उसके पास पैसा आने का दूसरा साधन ही नहीं। उसके पास में वो जो चीज बेचेगा, वो चीज बेचने के बाद में उसको 2 पैसा मिलता है खर्चा जाके, इसका एश्योरेंस उसके पास में यदि विश्वास निर्माण होता है, तो वो उसके तरफ जाता है। जैसा मैं उदाहरण के तौर पर बोलता, दूध। अब पूरे देश में अपन देख रहे हैं, अमूल ने 2 रुपया बढ़ा दिया, फिर दूसरे जो कंपनियां हैं उन्होंने 2-2 रुपया बढ़ा दिया। तो किसानों को एक लग रहा है निश्चित रूप से, और इसीलिए हर साल अपन पूरे देश में देख रहे हैं, दूध के उत्पादन की तरफ किसान क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसका एश्योरेंस प्राइस है। 48 रुपया लीटर, 50 रुपया लीटर जो भी है, या 40 रुपया लीटर,
तो हमने इतना हम उत्पाद करते हैं, इसमें से इतना खर्चा जाने के बाद में हमको गारंटी से इतनी इनकम आ सकती है। तो गारंटी एक प्राइस की जो होती है, कीमत की जो प्राइस होती है, ये गारंटी होती है, वो गारंटी जब मिलती है तब भी उसके तरफ युवा हो या कोई भी उद्यमी हो उसके तरफ आकर्षित होता है। तीसरा जो बिंदु है मुझे जो लग रहा है कि हम और आप सभी लोग जो है कि इस तरह से, जिसको हम इंटरवेंशन बोलते हैं कि मध्यस्थता यदि हम निर्माण कर सके, क्या है मध्यस्थता निर्माण करने का काम? जैसा कि जिनके संपर्क है, आप जैसा योगाहार का ग्रुप है या हम अभी पोरी के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, अपने पास एक नहीं भी बोला तो किसान जो जैविक उत्पाद करने वाले किसानों का नेटवर्क है, और हम में से कई लोगों के पास में, ज्यादा नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत जो शहरों के संपर्क में है, तो कंज्यूमर्स का नेटवर्क, कंज्यूमर्स का ढांचा है लेकिन उसका नेटवर्क नहीं है। तो कंज्यूमर्स का नेटवर्क और किसानों का नेटवर्क जोड़ने में यदि हम लोग यदि थोड़े कामयाब होते हैं कि भाई हम बोल देंगे, और उसके लिए फिर आइडेंटिफाई करेंगे युवाओं को, हमने आमंत्रित भी क्या समझो कि भाई ठीक है, जैसा कि अब हम नागपुर में फॉर एग्जाम्पल कि हमने बोल दिया कि भाई चलो 10,000 जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उस तरह से कि भाई इस तरह से हम आपको 50 किसान 50 कंज्यूमर्स देंगे, ये 50 कंज्यूमर्स के पास में, जिसको अपन डायरेक्ट मार्केटिंग बोलते हैं, कि इनके लिए माल आपको पहुंचाना है, ये माल आने की व्यवस्था यहाँ पे एक जगह पे हो जाएंगी, और इस तरह से भाई आपको आपका जो भी मिनिमम राशि है, जैसा डिपॉजिट बोलते हैं कि 2-4 हजार रुपया डिपॉजिट कर दो और उसके बदौलत आप यहाँ से माल लेके जाओ, और ये 50 ग्राहक है, बाकी आपको और ढूंढना है 50, और इनके जरिए फिर आप माल इनको पहुंचाओ, तो इसके जरिए निश्चित रूप से आपको रोज के 200-400 रुपया मिल जाएगा। इस तरह का 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग इस तरह से चिन्हांकित करके हमारे इंटरवेंशन के मध्यस्थता के साथ में यदि ये प्रयास होता है, तो भी निश्चित रूप से एक मॉडल के रूप से अगर युवाओं को हम आकर्षित कर सके, और 2-4-5 युवा भी अगर 1-2 शहर में, 4 शहर में हम निर्माण कर सके, तो यह एक नया तरीका योगाहार के मंच के माध्यम से निकलेगा कि जिसके तहत युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, और ये किसानों का नेटवर्क कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का एक रास्ता भी मिलेगा। इसमें आज हम दिवाली के पर्व पर, भैया दूज के पर्व पर हम प्रण ले, और इस पहल में हम अपने आगे की जो ये है पहल करे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने एक एक बिंदु को लेकर के बहुत उचित समाधान बताया कि हम कैसे जो है युवाओं को खेती किसानी में और जैविक खेती की ओर ला सकते हैं। आपने मार्केटिंग की भी बात की, आपने उसके लगाव की बात की, आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। अगर किसी का कोई और सुझाव हो तो मैं सदन को ओपन रखता हूं कि आप आएं और अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। किसी के मन में कोई सुझाव हो तो मन की बात आप कर सकते हैं, और अगर किसी के पास कोई सुझाव और अगर मन की बात रखने की अगर इच्छा नहीं, तो अब मैं आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रख करके, अपनी बात कह करके और इस सदन को आभार ज्ञापित करें। आदरणीय रंजना जी, आवाज पहुंच रही है रंजना जी तक? शायद आप जी, बहन जी। जी धन्यवाद आदरणीय भैया जी, और सदन में सभी को मेरा ओम। आज की कक्षा बहुत सुंदर रही। आज के हमारे योग शिक्षक ने बहुत ही सुंदर तरीके से कक्षा ली, उनका मैं धन्यवाद अभिनंदन करती हूँ। और आज के हमारे मुख्य अतिथि थे आदरणीय बहन राजश्री कुशवाहा जी। तो राजश्री कुशवाहा जी से तो हम ऑनलाइन मिल रहे थे, मगर अभी इटारसी के प्रोग्राम में हम ऑफलाइन मिले। बहुत ही सुंदर राजश्री बहन जी का कार्य चल रहा है, और ये
समाज के लिए एक प्रेरणा दे रहे हैं, देश के लिए। तो बहुत ही सुंदर राजश्री जी, अभिनंदन आपका। और मैं धन्यवाद भी देती हूँ कि सुंदर कार्य कर रहे हो आप। और इसी तरह आज आदरणीय पवन सर ने और सभी महानुभावों ने बहुत ही सुंदर चर्चा रही, उन सभी का मैं धन्यवाद और अभिनंदन करती हूँ। और सभी अच्छे कार्य में लगे हैं। तो और आज भाई दूज और भाऊ बीज, हमारे मराठी में भाऊ बीज बोलते हैं, तो उस सभी को भाऊ बीज की और भाई दूज की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और तो सभी को चलिए आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी दिन रात कार्यक्रम के बारे में सेवा दे रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। और बहन राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय भगवान दास भुवनेश्वर राय जी और भूपेंद्र शास्त्री जी, आदरणीय बनी सिंह बागवत जी, आदरणीय ब्रिज गोपाल सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गजानन बाजड़ जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुलदीप उनियाल जी, आदरणीय नीरज जी, आदरणीय नीलकंठ सावड़े भैया जी, और आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय प्रणाली मराठी जी, आदरणीय रघुवीर रावत जी, आदरणीय राजेंद्र राय जी, आदरणीय राकेश झा जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय सागर रावले जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय विनोद भट्ट सर, आदरणीय योगा से भाई जुड़े, उन सभी का और जितने भी हमारे जुड़े हुए साथी थे उन सभी का मैं धन्यवाद आभार। और भाई दूज की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और बहन का गिफ्ट है तो वो बहन को चाहिए, तो सभी भाई मिलके क्या देने वाले हो तो बता दीजिए जी। वो उसमें परसेंटेज तो रहेगा। उपहार मांगा नहीं जाता। रघुवंशी भैया जी, शरद भैया जी और नीलकंठ साबड़े भैया जी, सभी बोलिए क्या क्या दे रहे हैं। नहीं तो उपहार क्या मांगा दे नहीं रहे हैं? जाता। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो वो बिन मांगे मोती मिल जाते, मांगने से नहीं होता कुछ भी। नहीं पर कभी कभी मांगना ही पड़ता है भाई को। अरे हाँ, खैर बहन जिद कर सकती है, ऐसा नहीं, लड़ भी सकती है, झगड़ा भी कर सकती है, लेकिन बिन मांगे बहुत कुछ मिल जाता है। मांगोगे तो फिर अमाउंट क्या कम हो जाता है। नहीं, मांगने से और बढ़ता है। हमारे यहाँ तो मांग कर बहुत सारा ज्ञान तो मिलता है आपसे। बहुत ज्ञान मिलता है। अरे ज्ञान तो हमें पूरे दिन मिलता ही रहता है, मगर ये तो हमारा है त्योहार, तो हमें तो कुछ चाहिए। चलिए रघुवंशी भैया जी, आप फिर बाद में ऑर्डर कर देना, कुछ भी चलेगा। नहीं, बाद में ऑर्डर के नहीं, मेरे पास पेड़ पौधे वाला हूँ, मैं पेड़ पौधे दे सकता हूँ। भाई पेड़ पौधे है, मैं आपको काय का पौधा चाहिए, आप पौधा बता दो मुझे। वैसे आपको बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वैसे आपको जरूर आएंगे पेड़ पौधे लेने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने तो नहीं मांगा था, तब भी मैंने तो लोगों ने जब लोग आप कृष्ण कृषि फार्म के विजिट पे आए थे, तो कुछ लोगों को पौधा ले जाने में दिक्कत हो रही थी, मैंने जबरदस्ती दिया था कि भाई आप दुनिया भर का कूड़ा करकट के लिए आपके बैग में रखने की जगह रखने की जगह नहीं है। आपको ध्यान होगा, मैंने जबरदस्ती दिलाए थे वहाँ पौधे आपको। हाँ। कई लोगों की इच्छा नहीं थी कि यार हम कहाँ ले जाएंगे, मैंने पानी की बोतल और ये और वो सब रखने की जगह होती है आपके बैग में, उसकी नहीं होती, इसलिए मैं तो बस पेड़ पौधे से ही मेरा प्रेम है और वही उन्हीं की संख्या बढ़ाना है मुझे। धन्यवाद रघुवंशी भैया जी। नीलकंठ साबड़े भैया जी, आप क्या बोलेंगे, बोलिए।
हाँ, हमने साड़ी पैक करके रखी है ना। चलिए ठीक है। आज आपको निकलना है। बहन जी आप तो एक काम कीजिए, सबसे लिस्ट ले लीजिए और एक सिरे से किसी से साड़ी ले लीजिए, किसी से कुछ ले लीजिए। जो जो आपने करना है सूची, आपको जिस चीज का अभाव है वो सबकी सूची बना के और डाल दीजिए। चलिए ठीक है। सभी को ओम। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे भाई सभी का प्यार चाहिए बस। ये ऐसा ही रहना चाहिए। सभी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी धन्यवाद सभी को। नमस्कार। नहीं, भाई दूज की आज सभी बहनों को बधाई हो। और सदन में जितने भी बहनें जुड़ी हुई हैं, बंधु जुड़े हुए हैं, सभी को इस पावन अवसर की हार्दिक हार्दिक बधाई। और आज भी एक पौधारोपण करें, हर त्योहार को वृक्षों के साथ मनाएं तो अति सुंदर होगा। आज हम कोशिश करेंगे एक नए वृक्ष का प्लांट मीरा रोपित जोशी भैया, हम भी आज एक पौधा लगाएंगे। हाँ, एक पौधा जरूर लगाइएगा। और आदरणीय पवन सर से निवेदन है कि वो अभी उनका एक पेड़ बाकी है यहाँ पे, जो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने लगाया था राम दरबार, जिसमें अभी सब सर कब आ रहे हैं वो हनुमान फल पे लगाने के लिए, और इतना जरूर बताएं। जी ओम। ओम सदन को प्रणाम। ओम सभी को प्रणाम। जी ओम सभी को प्रणाम। हाँ, बने सिंह जी लेफ्ट हुए क्या? आदरणीय बने सिंह जी। हाँ, भूपेंद्र सिंह शास्त्री जी। ये दोपहर का 12 बजे का जो प्रोग्राम इस लिंक पर दिखाना है, इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ। आदरणीय भूपेंद्र सिंह शास्त्री जी, आदरणीय बने सिंह जी। तो इसी लिंक पर अपन 12:30 1 बजे तक आधा घंटे के लिए अपन इस पर जो गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम है इस पर अपन दिखाएंगे। ऐसी मेरी इस सदन को एक सुझाव के रूप में निवेदन सादर करता हूँ। ओम प्रणाम।